चलिए, सो नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट, आज हम बात करेंगे किसकी, आज हम बात करेंगे कंप्लीट डिजाइनिंग ऑफ अवर, आज हम बात करेंगे कंप्लीट डिजाइनिंग ऑफ अवर बीम सेक्शन। क्लियर है? सो कंप्लीट डिजाइनिंग ऑफ बीम सेक्शन, सो कंप्लीट डिजाइन ऑफ बीम, सो कंप्लीट डिजाइन ऑफ बीम। अब जिन जिन को ये प्रोविजंस पता है, जिन जिन को भी ये प्रोविजंस पता है, कमेंट करते रहना बीच में, ताकि बाकी लोगों को भी पता चले कि लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं। So first of the point of discussion, first of the point of discussion is of effective span. So first of the point of discussion is of effective span. अब क्या होता है effective span? इसको रिलेट करने के लिए एक एग्जांपल देता हूं। आपने effective width of flange निकाल रखी थी, वो effective width of flange था, ये effective span है। effective width of flange वो flange होती है जो कंट्रीब्यूट करती है कंप्रेसिव फोर्स के अंदर। आप मेरे को बता सकते हो effective span क्या होगा हमारी बीम का? What may be termed as effective span of the beam? ये वो पोर्शन है बीम का जो कंट्रीब्यूट करता है किसके अंदर? बेंडिंग के अंदर। इट इज दैट पोर्शन ऑफ द बीम विच कंट्रीब्यूट्स इन द बेंडिंग। वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं, मतलब पूछ रहा हूं उसका कि स्पैन और इफेक्टिव स्पैन में फर्क क्या है। ये वो पोर्शन है बीम का जो कंट्रीब्यूट करेगा किसके अंदर? बेंडिंग के अंदर। तो बिल्कुल सही बात है, अग्निहोत्री ट्यूटोरियल। तो बोल सकते हैं इट इज द पोर्शन, सो वी कैन से इट इज द पोर्शन ऑफ बीम, it is a portion of beam that effectively, it is a portion of beam that effectively participate, it is a portion of beam that effectively participate in bending, जो effectively participate करता है किसके अंदर? बेंडिंग के अंदर, जो बेंडिंग में कंट्रीब्यूट करता है। भैया नहीं होती क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ, ऐसा कुछ भी नहीं है। कौन है? चंदन शर्मा। भैया वो सिर्फ सिंपली सपोर्टेड के लिए होता है, सिर्फ बीम सिंपली सपोर्टेड नहीं होगी, जरूरी नहीं है। नॉट नेसेसरी इट विल बी सिंपली सपोर्टेड, बहुत सारे केसेस है। So there are several cases which are involved here. So take proper care of this. तो वो पोर्शन बीम का जो कंट्रीब्यूट करे किसके अंदर? बेंडिंग को रेजिस्ट करने के अंदर, इसको हम बोल देते हैं इफेक्टिव स्पैन। समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, तो समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डायग्राम मैंने आपको बना के दिखा दिया। सो फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू दिस डायग्राम इज बीइंग शोन टू यू। तो लेट सपोज हमारी बीम है सपोर्टेड है, नीचे सपोर्ट लगा हुआ है, सपोर्ट एक्सटेंडेड है। So this is the support which is being provided. Then this is our clear span. ये हमारा clear span है। तो clear span मतलब सपोर्ट के बीच की दूरी। तो सपोर्ट के बीच की दूरी, इसे क्या बोल दिया जाएगा? तो सपोर्ट के बीच की दूरी बोल दी जाएगी clear span. So this is our clear span. So this is our clear span. तो अफेक्टिव स्पैन क्या होता है? अफेक्टिव स्पैन वो स्पैन होता है जो कंट्रीब्यूट करे किसके अंदर? बेंडिंग के अंदर, which contributes in the bending. तो लेट अस सपोज अगर ये हमारी लोडिंग है, if this is our loading, तो वो स्पैन जो कंट्रीब्यूट कर जाए बेंडिंग के अंदर, या ये भी कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन जीरो मूवमेंट, या ये भी बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन जीरो मूवमेंट। डिस्टेंस बिटवीन जीरो मूवमेंट एल नॉट होता है, एल अफेक्टिव नहीं होता है। तो हर चीज का मतलब अलग अलग है। एल नॉट इज द डिस्टेंस बिटवीन जीरो मूवमेंट, एल अफेक्टिव इज नॉट द डिस्टेंस बिटवीन द जीरो मूवमेंट। तो हर जगह एल नॉट एल अफेक्टिव के बराबर नहीं होगी। सो एवरीवेयर एल नॉट विल नॉट बी इक्वल टू एल अफेक्टिव। तो एल नॉट बता रखा है आपको टी सेक्शन के अंदर, आप डिस्कस दिस इन टी सेक्शन। तो ये हमारी, दिस इज अवर एल अफेक्टिव, ये हमारा एल अफेक्टिव है। तो वो पोर्शन बीम का जो कंट्रीब्यूट करे किसके अंदर? बेंडिंग के अंदर, इसको हम बोल देते हैं एल अफेक्टिव। डायग्राम के फॉर्म में बना के दिखा दिया, बीइंग शोन इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम। कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से किसी के लिए? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? तो पहले तो मतलब समझ में आए। अब आगे वाली सारी चीजें कोडल है, ये कंसेप्चुअल बात थी, इसके बाद वाली सारी चीजें कोडल है। तो बीम की वो लेंथ जो मोमेंट को रेजिस्ट करने में कंट्रीब्यूट करती है, इसको हम क्या बोल देते हैं? अफेक्टिव लेंथ बोल देते हैं। अब एक एक करके सारे केस निकालते हैं। पेज उठाया, तो पेज पहला सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली
supported beam. So first of the case is simply supported beam. L effective, ठीक है. ओके सर, चलो ओके सर. यार ये लाइन टेढ़ी बन गई, इसको इग्नोर करना. तो जो लाइनें थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी बन जाती हैं वो दिखता नहीं है स्क्रीन में कर्वेचर, तो उसको इग्नोर करना. इग्नोर दैट. सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बनाया. ये जो मैंने साइन बना के दिखा रहा हूँ, इस साइन का मतलब क्या होता है? इस साइन का मतलब होता है सपोर्ट अभी आगे और भी है. मैंने आपको बस एक पोर्शन बना के दिखाया है. आई हैव शोन ओनली अ पोर्शन ऑफ दिस. तो ये हमारी B1 है और ये हमारी B2 है. तो सपोर्ट की विड्थ वेरिएबल हो सकती है. तो सपोर्ट की विड्थ वेरिएबल हो सकती है. सो विड्थ सपोर्ट. कंटिन्यूइंग, कंटिन्यूइंग, बिल्कुल सही बात है. अज्जू भाई, ये आज नया है कोई अज्जू भाई? डी एल क्रिटिकल क्लियर स्पैन देन B2. तो सिंपली सपोर्टेड के लिए कंटिन्यूस सपोर्ट. कंटिन्यूस नहीं है, एक्सटेंडिंग है. इट इज नॉट कंटिन्यूस सपोर्ट, इट इज एक्सटेंडिंग. और एक्सटेंड कर रहा है नीचे, यहीं पर ही खत्म नहीं हो गया. कंटिन्यूस बोल दोगे तो बीम कंटिन्यूस हो जाएगी. बीम इज नॉट कंटिन्यूस, बीम कंटिन्यूस नहीं हमारी. तो एल इफेक्टिव की वैल्यू सिंपली सपोर्टेड के लिए कितनी निकल के आती है? एज पर अवर कोड, सारे प्रोविजन हमारे कोड के हिसाब से हैं. दिस इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ दो प्रोविजन है. दिस इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ टू प्रोविजंस. एक क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ, दूसरा क्लियर स्पैन प्लस B1/2 प्लस B2/2. तो दोनों जो सपोर्ट हैं इनकी जो विड्थ है वो अलग अलग हो सकती है. तो जो नीचे वाली कंडीशन है मैं उसको और क्या बोल सकता हूँ? जो नीचे वाली कंडीशन है मैं उसको क्या और क्या बोल सकता हूँ? नीचे वाली कंडीशन को मैं ये बोल सकता हूँ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन दी सपोर्ट. तो जो नीचे वाली कंडीशन है मैं इसको बोल सकता हूँ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन दी सपोर्ट. ये डैश हटा देता हूँ नहीं तो माइनस साइन लगेगा. तो ये 1 और ये 2. So for simply supported beam, L effective is minimum of clear span plus effective depth और center to center distance between the support. SSC से निकला मैंने by just following your lectures. SSC जेई निकाला, बहुत बढ़िया, बधाई हो. मिनिमम ऑफ L by D B1/2 plus L. सही बात है सोहेल, एब्सोल्युटली करेक्ट सोहेल. ये लाइन अच्छी नहीं लग रही टेढ़ी, इसको सीधा कर रहा हूँ. तो सिंपली सपोर्टेड बीम. कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो सिंपली सपोर्टेड के अंदर? एनी पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस स्पॉट सिंपली सपोर्टेड बीम. चले आगे, चलो आगे बढ़ते हैं. सो कंटिन्यूअस बीम. तो अगला केस उठाया कंटिन्यूअस बीम का. तो नेक्स्ट ऑफ द केस है तो कंटिन्यूअस बीम, इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया तो बीच में डिस्टर्ब करेगा. अब बीम हमारी कंटिन्यूअस है, सपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं. बीम इज कंटिन्यूअस. तो बीम इज कंटिन्यूअस. अब क्योंकि मुझे कंटिन्यूअस बीम दिखानी है तो मैंने आपको बीम के अंदर वही चीज दिखा दी इस तरीके से. सो बीम इज कंटिन्यूअस. तो बीम कंटिन्यूअस है हमारी. सो बीम इज कंटिन्यूअस. सो कंटिन्यूअस बीम है और सपोर्ट भी आगे कंटिन्यूअस है. तो सपोर्ट भी कंटिन्यूअस है. तो दोनों चीजें दिखा रखी हैं आपको. तो सपोर्ट भी कंटिन्यूअस है और बीम भी कंटिन्यूअस है. सपोर्ट एंड बीम बोथ आर कंटिन्यूअस. क्लियर है चीज? तो समझ में आती है ये बात तो हमें. ये डी है, ये क्लियर स्पैन है, दिस इज डी और दिस इज क्लियर स्पैन. क्लियर है? एब्सोल्युटली करेक्ट. चलो बहुत बढ़िया. सर कल जेके पीएससी का ई का पेपर है, एडवाइस और टिप? कुछ नहीं, जितना पढ़ लिया सफिशिएंट है. कॉन्फिडेंटली जाके पेपर देना, कॉन्फिडेंटली आना और पेपर देना बस. आज पीईटी अच्छा नहीं गया. पीईटी क्या है? पीईटी क्या है ये? डी, दिस इज क्लियर स्पैन.
दिस इज B1, दिस इज B2। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट यूपी, अच्छा यूपी एसएससी पीईटी, क्यों पेपर हार्ड आया था क्या? पेपर हार्ड निकल के आया था क्या? तो अच्छी बात है। नहीं सर इजी था, इजी था, फिर क्या दिक्कत थी? इजी पेपर था फिर तो। इजी पेपर में दिक्कत है, इजी पेपर में दिक्कत है, पेपर हार्ड हो तो अच्छा होता है। अच्छा होता है मतलब सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। जहां इजी पेपर आ गया आपके सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे, द चांसेस ऑफ योर सिलेक्शन विल डिक्रीज। और जहां पेपर हार्ड आ गया वहां आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि अब जेन्युइन बच्चे का ही सिलेक्शन होगा। तो आसान पेपर में चांसेस कम हो जाते हैं, बल्कि तो लोग बोलते हैं, खुश होते हैं कि पेपर आसान है हमारा, तो पेपर इज इजी। हाँ हार्ड है तो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे आपके, योर चांसेस ऑफ सिलेक्शन विल बी कंपैरेटिवली मोर। तो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं उस कंडीशन के अंदर। हम्म पूरा चलो ठीक है, अब गप्पे मत लड़ाओ, मेरे को भी गप्पों में लड़ा देते हैं ये। चलो सिंपली सपोर्टेड केस हो गया, अब कंटिन्यूस बीम की बात करते हैं। मैंने आपको कंटिन्यूस बीम बना के दिखा दी है, आई हैव शोन द कंटिन्यूस बीम। अब कंटिन्यूस बीम, इज देयर एनी लॉजिक फॉर इफेक्टिव डेप्थ वी जस्ट नीड टू फॉलो बिकॉज इट इज इंस्ट्रक्टेड बाय दी। हाँ बिल्कुल लॉजिक है ना इफेक्टिव डेप्थ के अंदर। इफेक्टिव डेप्थ के नीचे वाला जो कंक्रीट है, मतलब आपने सारी कैलकुलेशन डिजाइनिंग के अंदर इफेक्टिव डेप्थ के लिए कर रखी है। लीवर आर्म निकाला था, लीवर आर्म ने कैसे कैलकुलेट करी थी, इफेक्टिव डेप्थ तक गए थे। उसके नीचे वाला जो कंक्रीट है उसका काम बस क्या है, उसका काम बस ये है कि रीइंफोर्समेंट को होल्ड करके रखना, उसको एक्सटर्नल एनवायरमेंटल एजेंसी से प्रोटेक्ट करना, और कोई काम नहीं है उस कंक्रीट का। देयर इज नो अदर रोल ऑफ द कंक्रीट, इसीलिए इफेक्टिव डेप्थ तक जाते हैं। तो कंक्रीट तो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे ही एलिमिनेट हो जाती है, डिजाइनिंग में कहीं रोल नहीं होती। तो आपकी जो स्टील है वो कहां तक जा रही है, आपकी स्टील जा रही है इफेक्टिव डेप्थ तक। तो कहने का मतलब है जो मोमेंट रेजिस्ट हो रहा है वो इफेक्टिव डेप्थ तक ही रेजिस्ट हो रहा है, इसलिए बस वहीं तक ही लिखते हैं। Hence we consider it up to the effective depth only। तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर ऊपर पूरा कंक्रीट, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे आपकी जो स्टील है, बस वहीं तक ही आपका सेक्शन क्या कर रहा है, मोमेंट को रेजिस्ट कर रहा है, इसीलिए इफेक्टिव डेप्थ तक जाया जाता है। नॉट ओनली इंस्ट्रक्टेड इन द कोड, कोड में हर एक इंस्ट्रक्शन के पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। तो देयर इज सम लॉजिक बिहाइंड एवरी इंस्ट्रक्शन विच इज गिवन टू यू इन द कोड। फिर से गप्पों में मत लगाओ, मैं काम की बात करो। तो कंटिन्यूस बीम, कंटिन्यूस बीम केस 1। अब कंटिन्यूस बीम के अंदर दो केसेस निकल के आते हैं। पहला केस, अगर सपोर्ट विड्थ इज लेस देन क्लियर स्पैन बाय 12 देन एल इफेक्टिव इज सेम एज दैट ऑफ सिंपली सपोर्टेड। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर हमारी सपोर्ट विड्थ कम है किससे, क्लियर स्पैन बाय 12 से। सो इफ सपोर्ट विड्थ is less than, if support width is less than clear span by 12 then L effective is same as simply supported beam। तब हमारी L effective किसके बराबर हो जाएगी, सिंपली सपोर्टेड बीम के बराबर हो जाएगी, जो पीछे आपको बता रखा है, which we have discussed। तो हम बोल सकते हैं if B1 B2 is less than clear span by 12, जरा देखो डायग्राम बना हुआ है। So if B1 and B2 is less than clear span by 12, B1 B2 clear span by 12 से कम है, तो L effective कितनी हो जाएगी, then what will be L effective। थोड़ा ऊपर करके लिखता हूँ, जगह नहीं है मेरे पास, जगह की हमेशा कमी रहती है यहाँ पे। If B1 and B2 is less than clear span by 12 then L effective is equal to minimum of, L effective is minimum of clear span plus effective depth plus clear span B1 by 2 B2 by 2। इसमें से कोई डाउट हो किसी को, इसमें से कोई डाउट हो किसी को, एनी डाउट इन दिस फॉर एनीवन। सर इस वीडियो के पीछे लगा दीजिए, अज्जू भाई नो बोल रहा है, अज्जू भाई को समझ में आ गया, चलो बढ़िया, क्लियर है। नो चलो पहला केस। दूसरा केस, केस 2, स्लाइड ऐड करी, इसको नीचे लेके आया। तो केस 2, अब दूसरा केस क्या लेके चलेंगे,
अब हमारी सपोर्ट विड्थ क्या है, क्लियर स्पैन बाय 12 से ज्यादा है। सो इफ सपोर्ट विड्थ, यहाँ दिख रहा है ना, ये तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इफ सपोर्ट विड्थ इज मोर देन, अगर सपोर्ट विड्थ ज्यादा है, इफ सपोर्ट विड्थ इज मोर देन क्लियर स्पैन बाय 12 और 600 mm, इन दोनों में से जो भी छोटा हो, इन दोनों में से जो भी छोटा हो, देन L effective इज गिवन बाय, तब L effective की वैल्यू इज गिवन बाय, कहां लिखे, यहीं पे नीचे लिख देते ना। सो L effective इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ, पहला जरा कोई बताएगा, क्लियर स्पैन प्लस D बाय 2, दूसरी कंडीशन क्लियर स्पैन प्लस B बाय 2। तो क्लियर स्पैन प्लस D बाय 2 प्लस और क्लियर स्पैन प्लस B बाय 2, दोनों में से जो भी वैल्यू छोटी निकल के आएगी वो कंसीडर कर लेंगे, जिसमें B क्या है हमारी, विड्थ ऑफ द सपोर्ट, जिसमें B क्या है हमारी, विड्थ ऑफ द सपोर्ट है, इट्स द विड्थ ऑफ द सपोर्ट व्हिच इज टू बी कंसीडर्ड। क्लियर है पूरी कहानी? कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से किसी के लिए, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? तो ये तो आपकी क्या हो गई, कंटिन्यूअस बीम की कहानी हो गई। दिस इज द केस ऑफ कंटिन्यूअस बीम। थर्ड केस, इसमें भी अगर बोलोगे तो डायग्राम बना के दिखा दूंगा, पर जरूरत नहीं है इस केस के अंदर डायग्राम बनाने की, टाइम वेस्टेज है इस केस में, डायग्राम बनाना वेस्टेज ऑफ टाइम है, तो इस केस में डायग्राम नहीं बना रहा हूं मैं, डायरेक्टली आगे तीसरे केस पे आ रहा हूं। हो सकता है पहली बार नाम सुनोगे अब। तो इफ बीम इज कंटिन्यूअस, अगर बीम हमारी कंटिन्यूअस है, तो यहां पे नहीं लिख पाऊंगा, if beam is continuous over roller rocker bearing, then L effective is center to center distance between bearing, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द बेयरिंग। तो L इफेक्टिव हमारी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द बेयरिंग निकल के आ जाती है। अब आप लोग ये बोलोगे सर ये क्या होती है, कंटिन्यूअस ओवर रोलर रॉकर, पहला डाउट अभी आ गया होगा दिमाग में, मेरे ख्याल से लिख भी दिया होगा किसी ने, बी कौन सा लेंगे, B1 और B2। अच्छा ये डाउट पूछ रहे हैं बी कौन सा लेंगे, B1 और B2, गजब, बहुत बढ़िया डाउट पूछा है। तो बी कौन सा लेंगे, B1 B2, मतलब डाउट भी बहुत बढ़िया पूछा हुआ है, कौन से सपोर्ट का विड्थ लेना है। अच्छा B1 B2 में फर्क क्या है, ये कैसे पता चला आपको, B1 B2 में फर्क क्या है, ये कैसे पता चला आपको? वो सवाल पूछ रहे सर कौन सा लेंगे, B1 लेंगे B2 लेंगे, कोई मेरे को बता सकता है थोड़ी सी कॉमन सेंस लगा के, जब मैंने कंडीशन लिखी ऊपर, तो जरा सोच के बता दो इसमें विड्थ कौन सी आएगी सपोर्ट की, विच विड्थ ऑफ द सपोर्ट इज टू बी टेकन। एक कम एक ज्यादा हुआ तो, अरे हाँ एक कम एक ज्यादा हुआ तो उसमें कौन सी वैल्यू लूंगा मैं, टेम्परेरी क्लोज्ड, जरा सोच के बताओ, टेम्परेरी क्लोज, जरा सोच के बताना, एक कम हुआ एक ज्यादा हुआ तो दोनों में से कौन सी वैल्यू लेंगे, मेरे को मिनिमम वैल्यू चाहिए, आई रिक्वायर द मिनिमम वैल्यू, मेरे को तो मिनिमम वैल्यू की रिक्वायरमेंट है। तो अभी तक जितनी भी कंडीशन लिखी है उसमें मैंने L इफेक्टिव मिनिमम उठा रखी है हर कंडीशन का। तो भैया ये बता दो B1 B2 अगर आप अलग अलग बता रहे हो तो मैं B1 B2 में से वो वैल्यू लूंगा जो छोटी है, मैं B1 B2 में से वो वैल्यू लूंगा जो छोटी है, क्योंकि अगर आपने छोटी वैल्यू उठा ली ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर जाएगा। क्लियर है? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी, कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना उसमें से आप किसी के लिए, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन। तो अब तुम बताओ B1 B2 में से कौन सी लेंगे, तो वो B1 भी हो सकती है B2 भी हो सकती है, इट में भी B1 ऑल्सो इट में भी B2 ऑल्सो, बस कंडीशन ये है कि दोनों में से वैल्यू क्या हो, छोटी हो, द वैल्यू शुड बी स्मॉलर ऑफ द टू, तो वैल्यू दोनों में से छोटी होनी चाहिए, तो इसलिए B लिखा हुआ है वहां पे, हेंस आई हैव रिटन B। तो इट में बी B1 ऑल्सो इट में बी B2 ऑल्सो, पर कंसीडर वो वैल्यू करना है जो दोनों में से छोटी निकल के आ जाए। तो ये हमारा रोलर रॉकर सपोर्ट है। अब फिर से पहला सवाल तो यही होगा सर रोलर रॉकर सपोर्ट क्या होता है, तो रोलर रॉकर सपोर्ट को
टेक्निकली भी बताया जा सकता है और डायग्राम के फॉर्म में भी बताया जा सकता है। डायग्राम तो मैंने बना लिया आप लोगों के लिए, आई हैव ड्रॉन द डायग्राम फॉर यू, पर ये डायग्राम से विजुअलाइजेशन इतनी क्लियर नहीं होती है, बट स्टिल सिंस आई हैव टू मेक इट, क्योंकि बना के तो दिखाना ही है, इसलिए दिखा दिया है। तो ये एल इफेक्टिव भी मार्क कर दी मैंने, आई मार्क्ड एल इफेक्टिव ऑल्सो। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन दी सपोर्ट, तो ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन होता है सपोर्ट के अंदर, तो रोलर सपोर्ट ये हमारी एल इफेक्टिव है। अब रोलर रॉकेट सपोर्ट क्या होता है अगर मैं इसको टेक्निकली डिफाइन करूं, इफ आई डिफाइन रोलर रॉकेट सपोर्ट, क्या ये मुझे रिएक्शन प्रोवाइड करेगा, विल इट प्रोवाइड द रिएक्शन टू मी? तो एक एक करके बात करते हैं। रोलर रॉकेट सपोर्ट क्या मुझे रिएक्शन प्रोवाइड करेगा? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों की बात कर रहा हूं मैं। विल इट प्रोवाइड द रिएक्शन? तो डायग्राम बना हुआ है आपके सामने, डायग्राम इज ड्रॉन इन फ्रंट ऑफ यू। मैंने बस आपको ये पूछा क्या रोलर रॉकेट सपोर्ट हमें रिएक्शन ऑफर करेगा ब्रिज में? हाँ, कहीं पर भी दे सकते हो, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, वो आगे एप्लीकेशन बता दूंगा। अभी हम टेक्निकली बात कर रहे हैं, क्या रोलर रॉकेट सपोर्ट हमें रिएक्शन ऑफर करेगा? विल इट ऑफर द रिएक्शन? हाँ, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन ऑफर कर देता है, यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लोड को ट्रांसफर कर देगा। इट विल ट्रांसफर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लोड, दोनों लोड ट्रांसफर कर देगा, दोनों रिएक्शन डेवलप करता है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, क्या ये रोटेशन अलाउ करता है? विल इट परमिट द रोटेशन? तो ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लोड दोनों को ट्रांसफर कर देता है, क्या ये रोटेशन परमिट करता है? हाँ, रोटेशन परमिट करता है, पर सिर्फ कहां पर? एक एक्सिस के अबाउट। तो रोलर हर एक्सिस के अबाउट रोटेशन परमिट कर देता है, पर ये रोटेशन परमिट करता है सिर्फ एक एक्सिस के अबाउट। अब जरा ध्यान देना, आपके स्क्रीन पे जो डायग्राम बना हुआ है, उस डायग्राम यानी आपके स्क्रीन के प्लेन के अंदर जो एक्सिस जा रही है उसके अबाउट तो ये रोलर रोटेशन परमिट कर देगा, पर उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये रोटेशन परमिट नहीं करेगा। सो इट कैन परमिट द रोटेशन ओनली अलोंग वन एक्सिस। तो रोलर क्या करता है? रोलर रोटेशन परमिट कर देता है सारी एक्सिस के अबाउट, तो जो मर्जी एक्सिस ले लो वो रोटेट कर जाता है। इसलिए आप क्या करते हो रोलर पे? दैट्स व्हाट यू डू अलोंग द रोलर। मोमेंट की वैल्यू 0 कर देते हो, तो ये रोटेशन परमिट करेगा बस एक एक्सिस के अबाउट। इट विल परमिट द रोटेशन ओनली अबाउट वन एक्सिस। क्लियर? रिपीट करना है इस पहले कुछ भी? अब जनरली कहां प्रोवाइड करते हैं? जनरली ब्रिजेस के नीचे प्रोवाइड किया जाता है, जनरली प्रोवाइडेड बिलो द ब्रिजेस। क्लियर है? चले, शैल वी कंटिन्यू? ये स्टील स्ट्रक्चर में बस यूज होगा बेटा, आरसीसी कर रहे हैं हम, स्टील स्ट्रक्चर कहां से आ गया? ये ऊपर आरसीसी की बीम लगी हुई है। वाइल्ड श्री, अगर स्टील में यूज हो रहा होता मैं बात ही क्यों करता है इसकी आरसीसी के अंदर? तो अभी तो आरसीसी में यूज कर रहे हैं इसको, ऊपर बीम आरसीसी की बनी हुई है। तो केस 3 कैंटिलीवर बीम, केस 3 कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम कितनी होती है एल इफेक्टिव? व्हाट अबाउट एल इफेक्टिव? व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ एल इफेक्टिव? सो कैंटिलीवर बीम, क्लियर स्पैन, ये हमारी कैंटिलीवर बीम है। दिस इज अवर कैंटिलीवर बीम। L plus D by 2। सोहेल प्रियांशु बहुत बढ़िया, एब्सोल्युटली करेक्ट। सोहेल प्रियांशु बहुत बढ़िया। सो हियर L effective is equal to clear span plus effective depth by 2। तो clear span plus effective depth by 2, this is our effective span, ये हमारी effective span है। लाल कृष्णकांत, आदित्य पुरोहित, ठीक है, ये सबको पता है। वाई स्टील स्ट्रक्चर, ये नहीं वाई, ये हो गया स्टील स्ट्रक्चर वाला। चलो आगे बढ़ते हैं। केस 4, केस 4 रिजिड फ्रेम, खत्म सारी कहानी। इसमें से कोई ना कोई एक सवाल पूछ लेगा आपसे जेई के अंदर, जेई में ये सवाल पूछ लिए जाते हैं।
तो ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके AJE के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर AJE पर्पसेस। तो नेक्स्ट हमारा रिजिड फ्रेम है। अब रिजिड फ्रेम में क्या लिया जाता है? L effective is taken to be center to center distance between the column. So we'll say here L effective is taken center to center distance between the column. Center to center distance between the column. Center to center distance between column. So center to center distance between the columns. तो रिजिड फ्रेम के अंदर अब कुछ लोग बोलेंगे सर रिजिड फ्रेम क्या है, तो जो लोग बोलेंगे रिजिड फ्रेम क्या है उसके लिए डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। तो ये हमारी रिजिड फ्रेम है, दिस इज अवर रिजिड फ्रेम। तो रिजिड फ्रेम के लिए L effective is taken to be what? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन दी कॉलम। तो ये हमारी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन है कॉलम के बीच में। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन दी कॉलम। सो दिस इज अवर रिजिड फ्रेम। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस काट के दिखा देता हूं। ये हमारी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। आई होप डायग्राम समझ में आ गया आपको। इरेजर, L effective, rigid frame. So this is our rigid frame. तो इस केस में L effective की वैल्यू होगी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। क्लियर है पूरी कहानी? तो पहली चीज, अफेक्टिव स्पैन वो स्पैन होता है जो कंट्रीब्यूट करता है बेंडिंग को रेजिस्ट करने के लिए। सिंपली सपोर्टेड, कंटिन्यूअस, कैंटिलीवर, रिजिड फ्रेम, सबके अंदर आपको क्या बना के दिखा दिया? सबके अंदर आपको L effective बना के भी दिखा दिया है। तो जब आप कैलकुलेशन करोगे सबसे पहले तो L effective निकालोगे। द फर्स्ट थिंग दैट यू विल डू इज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अफेक्टिव स्पैन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, इसको नीचे बुलाओ, नीचे आ जा भाई। इसका और कहीं पे ज्यादा नहीं। तो सेकंड पॉइंट ऑफ डिस्कशन, सेकंड पॉइंट ऑफ डिस्कशन आज की क्लास का, ये तो आपको पता ही है, लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट। ये तो आपने अप्लाई भी कर रखा है पीछे सवालों में। लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट। सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट। लैग, सबका लैग हो रहा है क्या? कि अग्निहोत्री का लैग हो रहा है? सबका लैग हो रहा है क्या? तो केस ए पहला, लॉन्गिट्यूडनल टेंशन रीइंफोर्समेंट। तो पहला केस लिया लॉन्गिट्यूडनल टेंशन, नो। अग्निहोत्री रिफ्रेश करो। चलो बताओ, लॉन्गिट्यूडनल टेंशन रीइंफोर्समेंट, मिनिमम वैल्यू ऑफ स्टील, मिनिमम स्टील कितनी प्रोवाइड करते हो टेंशन में? तो हम बोलेंगे AST मिनिमम डिवाइड बाय BD मस्ट बी ग्रेटर देन 0.85, मस्ट बी ग्रेटर देन 0.85, हमेशा लिखा जाता है 0.87, 85 बाय FY। अब ये मिनिमम एरिया ऑफ स्टील क्यों प्रोवाइड कर रखा है हमने? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, टू प्रिवेंट द ब्रिटल फेलियर। तो ये ध्यान रखना अपने ऑब्जेक्टिव के लिए। वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, मिनिमम एरिया ऑफ स्टील टेंशन में क्यों प्रोवाइड करनी है? ब्रिटल फेलियर को अवॉइड करने के लिए। क्लियर है? सो टू प्रिवेंट द ब्रिटल फेलियर एंड इम्पार्ट डक्टिलिटी, क्लियर चीज? तो ये हमारी मिनिमम सील आ गई। अच्छा, मैक्सिमम सील कितनी है? AST मैक्सिमम, मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? 4% ऑफ ग्रॉस एरिया। सो 4% ऑफ ग्रॉस एरिया। सो मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील शुड नॉट बी मोर देन 4% ऑफ ग्रॉस एरिया। सो 0.04 BD। अच्छा, ये चीज क्यों बता रखी है कि मैक्सिमम एरिया इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? फॉर प्रॉपर कॉम्पैक्शन ऑफ द कंक्रीट। तो वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है? ये रीजन इंपॉर्टेंट है।
तो कौन था पीछे? फॉर प्रॉपर कॉम्पैक्शन ऑफ कॉन्क्रीट, फॉर प्रॉपर कॉम्पैक्शन ऑफ कॉन्क्रीट। पीछे कोई बोल रहा था कि सर वैल्यू बस इसलिए ही हमें ध्यान रखनी है क्योंकि कोड में गिवन है। वैल्यू तो ध्यान रखनी ही है, पर उसके पीछे आपको रीजन भी पता होना चाहिए कि इस वैल्यू के ऊपर कंडीशन क्यों लगाई हुई है। तो आप ये नहीं बोल सकते 4% क्यों है, वो तो हमारी ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। पर ये 4% को अगर मैं साइड में रखूं और लॉजिक निकालूं कि मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील क्यों रोका गया, इसलिए रोका गया ताकि आप प्रॉपरली कॉम्पैक्ट कर पाओ कंक्रीट को। ज्यादा स्टील डाल दोगे कॉम्पैक्शन हो ही नहीं पाएगी कंक्रीट की। तो ये हमारा पहला केस है किसके लिए? टेंशन रीइंफोर्समेंट के लिए। इसी तरीके से आप क्या ला सकते हो? केस बी निकाल सकते हो। तो केस बी टू अवॉइड ओवर रीइंफोर्समेंट, लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट मीन मेन, हाँ जो लेंथ के लॉन्ग प्रोवाइड कर रखी है। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब मेन रीइंफोर्समेंट प्रोवाइडेड अलोंग द लेंथ। नेक्स्ट, लॉन्गिट्यूडनल कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट, लॉन्गिट्यूडनल कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट। अब इसके मिनिमम एरिया के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। तो एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन की मिनिमम कोई वैल्यू नहीं है हमारे कोड में। सो नो वैल्यू, तो हमारा कोड इसके ऊपर स्पेसिफाई नहीं करता है। पर हम कितनी प्रोवाइड कर देते हैं? हम कम से कम 2 बार तो प्रोवाइड करते ही करते हैं। 2 बार प्रोवाइड करते हैं, क्यों? ताकि क्या हो पाए, हम स्टिरअप्स को होल्ड कर पाए, सो एज टू होल्ड दीज स्टिरअप्स। श्रिंकेज एंड टेम्परेचर अफेक्ट के लिए भी, अफेक्ट के लिए कॉज होती है ना मिनिमम रीइंफोर्समेंट के लिए। हाँ, कि अगर श्रिंकेज और टेम्परेचर की वजह से क्रैक डेवलप नहीं हो, इसलिए मिनिमम रीइंफोर्समेंट दी जाती है। Because of that, minimum reinforcement is provided. So to avoid the crack due to shrinkage and temperature effect, minimum reinforcement is provided. तो वो आपने और डिटेल में जाके बता दिया। मैंने बोला ब्रिटल फेलियर अवॉइड करना है, तो आपने बोला श्रिंकेज और क्रीप की वजह से क्रैक डेवलप नहीं हो। तो मिनिमम एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन की कोई वैल्यू नहीं है, पर कम से कम 2 बार तो प्रोवाइड करते ही हैं। क्यों? टू इम्पार्ट डक्टिलिटी एंड टू होल्ड दी स्टिरअप्स। तो नीचे लिख देता हूं मैं, हाउएवर minimum 2 bars are provided to impart ductility, and to hold the stirrups, क्लियर है? व्हाट अबाउट मैक्सिमम एरिया, वो तो पीछे बता ही रखा है आपको, मैंने कहा था डब्ल्यू रीइंफोर्स सेक्शन के अंदर। तो एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी लेके चलते हैं? 4% ऑफ ग्रॉस एरिया, 4% ऑफ ग्रॉस एरिया 0.04 टाइम्स ऑफ बीडी। ये 2 बार सी हैंगर बार, हाँ इन्हीं को हैंगर बार बोला जाता है। सो दीज आर टर्म्ड एज हैंगर बार। तो पीछे बोलते रहते हो हैंगर बार, क्या होता है हैंगर बार? यही है हमारे हैंगर बार। कहाँ है? मिनिमम 2 बार्स, ब्रैकेट में लिख दिया हैंगर बार्स। क्लियर है? तो टेंशन रीइंफोर्समेंट हो गई, कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट हो गई। तो टेंशन रीइंफोर्समेंट हो गई, कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट हो गई। अब केस 3 और केस सी। अब हम बात करते हैं साइड फेस रीइंफोर्समेंट की, जो आपके लिए नहीं होगी। तो साइड फेस रीइंफोर्समेंट, so next of the reinforcement under consideration is side face reinforcement। ये भी कौन सी reinforcement होती है? longitudinal reinforcement होती है। पर इसका काम मोमेंट को रेजिस्ट करना नहीं होता, इसका काम मोमेंट को रेजिस्ट करना नहीं होता। इट्स पर्पस इज नॉट टू रेजिस्ट द मोमेंट। अब ये क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं? व्हाई इट इज बीइंग प्रोवाइडेड? ये क्यों प्रोवाइड किया जाता है? टू टेक केयर ऑफ द श्रिंकेज ऑफ द कंक्रीट अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन एंड टू अवॉइड द बकलिंग। तो जो वर्टिकल क्रैक्स डेवलप हो गए हैं हमारे, जो वर्टिकल क्रैक्स डेवलप हो गए हैं श्रिंकेज की वजह से, उसको अवॉइड करने के लिए और बकलिंग को अवॉइड करने के लिए हम क्या देते हैं? साइड फेस रीइंफोर्समेंट देते हैं, बिल्कुल डेप्थ मोर देन 750 mm। तो पहले तो लिख देता हूं क्यों प्रोवाइड किया जाता है। सो इट इज प्रोवाइडेड टू टेक केयर, it is provided to take care of the shrinkage of concrete along the longitudinal direction,
which leads to the development of cracks, which leads to development of cracks and to avoid lateral buckling, तो lateral buckling को avoid करने के लिए and to avoid the lateral buckling, तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, आपके ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना है इस चीज का। तो कितनी देते हैं ये वैल्यू कितनी दी जाती है, तो साइड फेस रीइंफोर्समेंट इट्स मैग्नीट्यूड इज हाउ मच, सो साइड फेस रीइंफोर्समेंट इज 0.1% ऑफ ग्रॉस वेब एरिया, तो 0.1% ऑफ ग्रॉस वेब एरिया यानी 0.01 टाइम्स ऑफ बीडी, तो ये 0.1% ऑफ क्या है, ग्रॉस एरिया। ग्रॉस एरिया किसका, वेब का एरिया। कहां प्रोवाइड किया जाता है, दोनों साइड पे। कहां प्रोवाइड किया जाता है, उन बोथ ही फेसेस। ध्यान करना, बीम में प्रोवाइड किया जाता है साइड फेस रीइंफोर्समेंट भी बीम में, बिल्कुल बीम की बात कर रहा हूं बेटा। अभी किसकी डिजाइनिंग की बात करी, तो सवाल क्या पूछ रहा है नीरज प्रताप से, ये सबसे पहले आ जाता है क्लास में, और देखो सबसे पहले आने के बाद भी पढ़ो क्या लिखा हुआ है, कंप्लीट डिजाइनिंग ऑफ बीम। और सवाल क्या पूछ रहा है, क्या ये बीम में देते हैं। जितनी भी चीजें बता रहा हूँ वो किसके लिए बता रहा हूँ, जितनी भी चीजें बता रहा हूँ वो बीम के लिए बता रहा हूँ। तो 0.01% ऑफ 0.1% ऑफ 0.1% है, तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। साइड फेस रीइंफोर्समेंट, हाँ बीडी। अच्छा कहां प्रोवाइड करते हैं, दोनों फेस पे प्रोवाइड करते हैं जब डेप्थ ज्यादा हो। हाँ, तो 0.1% ग्रॉस वेब एरिया प्रोवाइडेड ऑन बोथ साइड्स इक्वली, दोनों साइड पे प्रोवाइड किया जाता है इक्वली, पर ध्यान रखना स्पेसिंग 300 mm से ज्यादा होनी चाहिए, एट द रेट ऑफ स्पेसिंग नॉट मोर देन 300 mm, स्पेसिंग 300 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो साइड फेस रीइंफोर्समेंट क्यों देते हैं, साइड फेस रीइंफोर्समेंट इसलिए देते हैं ताकि कंक्रीट के श्रिंकेज अवॉइड कर पाएं, जिसकी वजह से क्रैक डेवलप हो जाते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, और लेटरल बकलिंग हो जाती है। लेटरल बकलिंग बीम की अवॉइड करने के लिए ये रीइंफोर्समेंट दी जाती है। सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस कितना देते हो, 0.1% ऑफ ग्रॉस वेब एरिया देते हैं। अब जो भी स्टील निकल के आता है उसको इक्वली डिवाइड करते हैं दोनों फेसेस के ऊपर, जो स्पेसिंग रखी जाती है वो 300 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये देते कब है, ये देते तब है जब डेप्थ हमारी क्या हो, 750 mm से ज्यादा हो जाए। तो अगला पॉइंट, इट इज प्रोवाइडेड इफ डेप्थ इज मोर देन 750 mm, लिख सकते हैं इट इज प्रोवाइडेड when depth is more than 750 mm, जब d की वैल्यू 750 mm से ज्यादा हो, 750 mm, so when d is more than 750 mm, क्लियर है। अब आपको अभी ये बोल के बताया, अब इसका डायग्राम देख लो। नाउ चेक कि साइड फेस रीइंफोर्समेंट क्या होती है, क्लियर पिक्चराइजेशन। So now I'll be showing you the clear picturization of the side face reinforcement कि एक्चुअल में है क्या ये हमारी side face reinforcement। तो मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूं मैं आपको सारी चीज को, आई एम मैग्नीफाइंग इट एंड शोइंग इट टू यू। तो मैग्नीफाई करके आपको सारी चीजें दिखाई जा रही हैं। अब जरा कोई बताएगा ये कौन सी रीइंफोर्समेंट है जो अभी मैंने बनाई, इसको बोला जाता है स्टिरअप्स। सो दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज स्टिरअप्स। अब मैंने आपको दिखाई है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन इसकी। नाउ आई हैव शोन दी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। अब मैंने इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखा दिया बीम का, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखा दिया बीम का। ये तो हो गई हमारी मेन रीइंफोर्समेंट। सो दिस इज अवर मेन रीइंफोर्समेंट। तो ऊपर एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, तो कंप्रेशन टेंशन आ गया। अब मैं बात कर रहा हूं साइड फेस रीइंफोर्समेंट की। जो रीइंफोर्समेंट मैंने आपको ब्लू कलर से बना के दिखाई है, जो रीइंफोर्समेंट मैंने आपको ब्लू कलर से बना के दिखाई है वो हमारी साइड फेस रीइंफोर्समेंट है।
दैट इज अवर साइड फेस रीइंफोर्समेंट। तो ध्यान रखना इस चीज का। तो कब देते हैं? तब देते हैं जब डेप्थ 750 mm से ज्यादा हो, when depth is greater than equal to 750 mm। क्लियर है? कितना एरिया होता है? 0.1% ऑफ BD। सो 0.1% ऑफ BD, तो ये 0.1% होती है BD की। सो टोटल एरिया इज 0.1% ऑफ BD। ध्यान रखा जाता है स्पेसिंग इससे ज्यादा नहीं हो। तो ये जो स्पेसिंग है ध्यान रखा जाता है ये स्पेसिंग 300 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दिस शुड नॉट बी मोर देन 300 mm। तो ये जो आपको स्पेसिंग बना के दिखाई है, तो दिस स्पेसिंग शुड नॉट बी मोर देन, सो दिस स्पेसिंग शुड नॉट बी मोर देन 300 mm। ये स्पेसिंग 300 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर मैं आपको अब इसका लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में दिखा के दिखाऊं, बना के दिखाऊं, ये हमारी मेन रीइंफोर्समेंट है कंप्रेशन में, ये हमारी मेन रीइंफोर्समेंट है किसके अंदर? टेंशन के अंदर। दिस इज द मेन रीइंफोर्समेंट इन टेंशन। तो मेन रीइंफोर्समेंट इन टेंशन, मेन रीइंफोर्समेंट इन कंप्रेशन, ये मेन रीइंफोर्समेंट है कंप्रेशन के अंदर। अब जो मैंने आपको वर्टिकल बार्स दिखाए हैं ये स्टिरअप्स है हमारे। नाउ द वर्टिकल बार्स व्हिच आई हैव शोन आर स्टिरअप्स। अब जो ब्लू कलर से आपको बना के दिखाई है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन की रीइंफोर्समेंट, इसको हम बोलते हैं साइड फेस रीइंफोर्समेंट। सो दिस इज टर्म्ड एज साइड फेस रीइंफोर्समेंट। तो जो नीले कलर वाली रीइंफोर्समेंट है वो हमारी साइड फेस रीइंफोर्समेंट है। तो मैंने आपको पूरी बीम ही बना के दे दी। अब आपको द एंटायर बीम इज बीइंग शोन टू यू। क्लियर है? इसका काम क्या है? इसका काम है वर्टिकल क्रैक्स को डेवलप नहीं होने देना। तो ये हमारे वर्टिकल क्रैक्स है, दीज आर अवर वर्टिकल क्रैक्स। अब कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना हो पूरी कहानी में से, इसका मतलब रीइंफोर्समेंट की भी पूरी स्टोरी बता दी है आपको। द एंटायर स्टोरी ऑफ द रीइंफोर्समेंट आई हैव डिस्कस्ड। सर 750 ग्रेटर एंड इक्वल लेना है। हे भगवान, अगर 750.1 mm आ जाएगी तो क्या करोगे? नोट कर लिया सबने? हैज एवरीवन नोटेड? लेटरल बकलिंग बेंडिंग मूवमेंट के कारण होती है। लेटरल बकलिंग बेंडिंग मूवमेंट के कारण नहीं हो, हाँ बेंडिंग मूवमेंट के कारण होती है इन परपेंडिकुलर प्लेन। लेटरल बकलिंग बेंडिंग मूवमेंट के कारण ही होती है, इट्स बिकॉज ऑफ बेंडिंग मूवमेंट ओनली। नोट कर लिया सबने? कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? चलो बाकी फिर कल करते हैं, रेस्ट आई विल डिस्कस टुमारो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल। अच्छा, आपकी अभी एफएम की क्लास है दूसरी, वो स्पेशल क्लास में चल रही है फ्लूइड मैकेनिक्स, जो आपका मेंस वाला बैच है। अभी स्पेशल क्लास है ऑन अन अकेडमी ऐप जो मेंस का है। मेरे ख्याल से कुछ ही क्लासेस बची हुई हैं, एफएम भी खत्म हो जाएगा।